माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 खत्म कर लिया है और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमने टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाया था और टेस्ट हो चुका है। रह गए हैं ऑनलाइन वाले बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो ऑफलाइन बैच में नहीं है, तो उनके लिए भी एक गूगल फॉर्म पे क्विज फॉर्म बनाया जा रहा है, ठीक है। और वो क्विज फॉर्मेट में जो गूगल फॉर्म बन रहा है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा और वो भी काफी टेस्ट जैसा ही है। उसमें भी आप चाहोगे कि मैं कुछ चीटिंग कर दूं, चीटिंग नहीं कर पाओगे, इस तरीके से वो किया जा रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन वो भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ आई हैव अ ड्रीम जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसके ऑथर कौन है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इतना तो मैं बता ही दिया हूं पार्ट वन में यहां तक यही नहीं बताया हूं क्या पूरा परिचय, कब नोबेल प्राइज उनको मिला था, किस चीज के लिए मिला था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किस चीज के लिए जाना जाता है, सारा चीज हमने जान लिया है। आज से आपका जो इस चैप्टर में जो उनका स्पीच है पॉइंट वाइज जो दिया हुआ है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप अपना बुक खोल लेंगे और ये पॉइंट मैच करेंगे। देखो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 ये आज हम लोग खत्म करेंगे। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे, आई गेस इसमें 30 या 31 क्वेश्चन होंगे, तो हमें 30-31 क्वेश्चन डील करना है। और बहुत ही इसमें ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जो कि समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं आपका वो काम आसान कर दूंगा। मैं तो कहता ही हूं कि ये सारे लाइन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में डाल दिए गए हैं और शब्द की तो आप चिंता ही मत करो, शब्द को मैं आसान करूंगा, ठीक। बस आपको समझते रहना है, ध्यान पूर्वक पढ़ते रहना है। तो 5 और यहाँ पे देखो एक 6 छुपा हुआ है, छठा पॉइंट भी आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था और वो हमारा हो चुका है। चलिए, हु इज द ग्रेट अमेरिकन हु साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। अब यहां पर इमेंसिपेशन और प्रोक्लेमेशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इमेंसिपेशन क्या है सर, ये प्रोक्लेमेशन क्या है सर। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पा लेना, आजाद हो जाना। और प्रोक्लेमेशन होता है उद्घोषणा करना, किसी चीज की घोषणा करना। तो किस महान एक अमेरिकन ने साइन किया था जो एक आजादी वाला एक घोषणा पत्र आया था। आजादी किस चीज से? क्या दुश्मन थे अमेरिका में उससे आजादी? नहीं, अमेरिका में ही जो निग्रो पीपल रह रहे थे, निग्रो पीपल मतलब जो काले लोग, अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीका में जो लोग रहते थे अब अमेरिका में चले गए हैं तो अफ्रीकन अमेरिकन कहला रहे हैं। तो वो जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको निग्रो कहा जाता था क्योंकि रंग से वो कैसे थे, काले थे। तो उनको काफी सताया जाता था, गुलाम की तरह रखा जाता था, अधिकार कुछ नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं, ठीक से रहने का अधिकार नहीं, कहीं पे भी जाते थे तो उनको हीन भावना से देखा जाता था, कहीं पे जाते थे तो जितने भी नीचे तबके का काम होता था वो चीज करवाया जाता था। तो कह रहे हैं कि उस चीज से आजादी के लिए एक घोषणा पत्र आया था, तो उस पे किसने साइन किया था? क्योंकि बड़े आदमी का ही साइन होगा, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का साइन होगा, तभी ना समझा जाएगा कि नहीं हाँ सरकार काम कर रही है। तो कौन से वो महान आदमी थे जिन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन किया था? अब्राहम लिंकन ने किया था, जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, या जॉन एफ कैनेडी ने किया था। ये चारों जो आदमी हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन आया था, ये जो साइन किया था वो किया था अब्राहम लिंकन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और बहुत ढंग से समझ आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22। The Emancipation Proclamation is
described here as? Option A, a failed law, a beacon light of hope, an economic reform, a temporary measure. कह रहे हैं कि जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है, यहां पर इसको किस तरीके से वर्णन किया गया है? एक बहुत ही फेल लॉ है, एक ऐसा कानून जो फेल हो चुका है। ए बेकन लाइट ऑफ होप, एक ऐसा प्रकाश है जो आशा की राह हमें दिखाता है। एन इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक कुछ सुधार हुआ है। ए टेम्पररी मेजर, कोई कुछ क्षण के लिए कुछ हुआ है। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ये बताता है, इसको आते ही निग्रो कम्युनिटी में, निग्रो कम्युनिटी मतलब जो काले लोगों का जो समुदाय था, जो समूह था, उनके अंदर एक आश आई। मतलब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक किसका काम किया है? बेकन ऑफ लाइट का काम किया है, अंधेरे में प्रकाश दिखाने का काम किया है। समाज में अंधकार फैला हुआ था। किस चीज का अंधकार? अधिकार ना मिलने का अधिकार, अवसर ना मिलने का अधिकार। तो जैसे ही इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन आया तो एक आशा की जो उम्मीद है वो जग गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बेकन लाइट ऑफ होप। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज joyous daybreak symbolize in this sentence? जो ये सेंटेंस है यहाँ पर कि it came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. तो ये joyous जो daybreak है, ये किस चीज का यहाँ पे प्रतीक है? joyous daybreak मतलब खुशी के साथ दिन का शुरुआत करना। तो खुशी के साथ दिन का शुरुआत करने का यहाँ पे ये किस चीज का ये प्रतीक दे रहे हैं? एक नए साल का, द स्टार्ट ऑफ डीपर ऑपरेशन, द एंड ऑफ कैप्टिविटी एंड इकोनॉमिक डाउन। क्या एक नए साल की शुरुआत हो रही है? इसका ये प्रतीक है। द स्टार्ट ऑफ डीपर ऑपरेशन, एकदम गहरे तरीके से, एकदम गंदे तरीके से किसी के अधिकार को दबाना, उसकी बात हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है, उसका ये मतलब है। द एंड ऑफ कैप्टिविटी की शुरुआत हो रही है कि जो जिस गुलामी में, जिस कैद में हम लोग हैं, क्योंकि इनकी सिचुएशन तो कैदी की तरह ही थी ना। कैप्टिविटी का मतलब यही होता है कैद में रहना। तो जो कैद में हम लोग रह रहे हैं उसका अंत हो रहा है, वो है ये जॉयस डे ब्रेक, कि दिन की खुशी से स्टार्ट करना, खुशहाली से दिन का शुरू करना। तो यहाँ पे जॉयस डे ब्रेक का क्या यही मतलब है कि जो कैद है, जो हम लोग कैद की तरह, कैदी की तरह जो रह रहे हैं, वो एंड हो रहा है। एंड इकोनॉमिक डाउन, कि एक आर्थिक किसी चीज की शुरुआत हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा द एंड ऑफ कैप्टिविटी। Question number 24. After 100 years, what tragic fact does the speaker state? कह रहे हैं कि 100 साल, 100 years मतलब 100 साल के बाद एक बड़ा ही भयावह एक आंकड़ा, फैक्ट मतलब आंकड़ा बता रहे हैं स्पीकर। स्पीकर कौन है यहाँ पर? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो क्या है? वो फैक्ट क्या है? क्या वो ये फैक्ट है कि स्लेवरी फिर से वापस आ गई है, गुलामी फिर से वापस आ गई है? द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, निग्रो अभी तक आजाद नहीं हुए हैं। सेग्रीगेशन एंडेड कंप्लीटली, जो ये अलगाव वाला जो सिस्टम है कि निग्रो को अलग कर दिया गया है, उनको बिल्कुल अलग ही जगह पर रखा जाता है, क्या उसका पूरी तरीके से अंत हो गया है? डी, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, कि सब नागरिक जो है वो बराबर हैं। क्या ये वो फैक्ट बताना चाह रहे हैं? तो 100 साल बाद भी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ढंग से उस पत्र पे साइन तो हो गया था, लेकिन कुछ समाज में काम नहीं हुआ था। तो यही कह रहे हैं कि 100 साल बाद
इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जब साइन किया था अब्राहम लिंकन ने, तो उसको साइन किए 100 साल हो गए हैं। फिर भी मैं एक आपको फैक्ट ये बताने वाला हूं जिससे आप डर जाओगे, वो ये है कि निग्रो अभी भी फ्री नहीं हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट figurative devices describe segregation and discrimination here? अब यहां पर ये figurative devices का क्या मतलब है? जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो, वैसे ही कॉम्पोजिशन वाले सेक्शन में जाओगे, मतलब ग्रामर का ही पार्ट है, तो उसमें हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। हिंदी ग्रामर में वही होता है अलंकार। तो जब अलंकार आप पढ़ते हो तो उसी में हम लोग पढ़ते हैं रूपक अलंकार। बहुत सारे अलंकार होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं। अलंकार का इंग्लिश फिगर ऑफ स्पीच, और इसमें मेटाफर होते हैं, सिमिली होती है, प्रोवर्ब्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, समय आने पर सब चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पर ये क्या है, उसी फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है। इसका प्रयोग कब करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का? जब आपको कोई चीज कहना हो और वो चीज ना कह के उसी चीज को समझाने के लिए किसी और चीज का सहारा लेते हो। जैसे कि तुम पत्थर की तरह मजबूत हो, तो तुम पत्थर तो नहीं हो, तुम कहना चाह रहे तुम मजबूत हो, लेकिन डायरेक्ट ये ना कहे कि हम पत्थर का सहारा ले रहे हैं। तो वहां पे हमने क्या यूज किया है? फिगर ऑफ स्पीच का। एक मजबूती के लिए हमने एक शब्द का यूज किया है पत्थर। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन मतलब अलगाव, अलग कर देना, अलग अलग कर देना, निग्रो पीपल को समाज से अलग कर देना। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। तो डायरेक्ट ये ना कहकर उन्होंने अपने स्पीच में फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए, क्या उन्होंने सेग्रीगेशन को फूल कहा है और डिस्क्रिमिनेशन को सनशाइन कहा है? क्या सेग्रीगेशन को मैनिकल्स कहा है? क्या डिस्क्रिमिनेशन को चेन कहा है? क्या सेग्रीगेशन को रिवर कहा है? क्या डिस्क्रिमिनेशन को माउंटेन कहा है? क्या सेग्रीगेशन को बुक कहा है या डिस्क्रिमिनेशन को स्कूल कहा है? तो सेग्रीगेशन मतलब अलग थलग करना होता है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना होता है। तो फूल से अलग थलग का तो बोध नहीं हो रहा है। सनशाइन, सूरज का चमकना, क्या ये भेदभाव का बोध दे रहा है? वैसे ही नदी, पहाड़, किताब, स्कूल तो कहीं मिलता जुलता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चेन और सिक्कर, जैसे हम लोग जैसे चेन और सिक्कर में बांध दिए जाते हैं, वैसे ही निग्रो पीपल को समाज में बांध दिया गया था। तो ये जो सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रखा है वो है मैनिकल्स एंड चेन्स। व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज दिस सेंटेंस हाईलाइट? कॉन्ट्रास्ट मतलब एक दूसरे के विपरीत होना। जैसे यहाँ पर लाइन देखो क्या लिखा है, 100 years later the Negro lives on a lonely island of poverty। अकेले जो है वो गरीबी जैसे द्वीप पे रह रहे हैं। In the midst of a vast ocean of material prosperity, जहां पर एक समुद्र है, उस समुद्र में बहुत सारी चीजें हैं। मटेरियल प्रोस्पेरिटी है, मतलब कि भौतिकी जीवन जो है भरा पड़ा है। उसमें भी जो निग्रो हैं वो एक पॉवर्टी जैसे आइलैंड पे रह रहे हैं। पूरा फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रखा है। स्पीच में जब तक आप फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं करोगे तो आपका स्पीच उतना सुंदर नहीं बनता है। आप कवि को देखना, कभी कविता लिखता है तो देखना, कभी गाना आप सुनते हो, गाने में देखना, आपका फिगर ऑफ स्पीच ही यूज होता है। चांद सा रोशन चेहरा, ये किसी गाने का ही लाइन है। आप देखो कि यहाँ पर कितना है, चांद सा रोशन चेहरा, मतलब जो तुम्हारा चेहरा है
वो चांद जैसा रोशन है। तो क्या वहां पे चेहरे को क्या कहा जा रहा है? चांद कहा जा रहा है। अच्छा लग रहा है सुनने में, फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रखा है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कितना फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रखा है कि जो निग्रो हैं वो गरीबी जैसे द्वीप पे रह रहे हैं। तो यहाँ पर गरीबी जैसे द्वीप पे, मतलब गरीबी को तरीके से क्या कह दिया गया है? द्वीप कह दिया गया है। और उसमें सिर्फ अकेले निग्रो ही रह रहे हैं और व्हाइट पीपल नहीं रह रहे हैं। व्हाइट पीपल मतलब गोरे लोग, वो नहीं रह रहे हैं। उस आइलैंड पे जो गरीबी वाला जो द्वीप है उस पे अकेले सिर्फ कौन रह रहे हैं? निग्रो रह रहे हैं। जहां पर समुद्र है, किस चीज का? पानी का नहीं। समुद्र तो पानी का होता है, लेकिन यहाँ पर समुद्र है मटेरियल प्रोस्पेरिटी का, भौतिकी चीजों का। ढेर सारा भौतिकी चीज है, समुद्र है उसका। तो यहाँ पर देखो कितना फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रखा है। स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, फिगर ऑफ स्पीच खूब यूज हो रखा है। तो यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है? कॉन्ट्रास्ट, दो उल्टे चीज की क्या बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर ए, पॉवर्टी वर्सेस प्रोस्पेरिटी की बात हो रही है, फ्रीडम वर्सेस स्लेवरी की बात हो रही है, वार वर्सेस पीस की बात हो रही है, ओल्ड वर्सेस यंग की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गरीबी और प्रोस्पेरिटी, मतलब एकदम फलता फूलता, किसी चीज की कमी ना होना, उसकी बात हो रही है। कि मतलब एक जगह पॉवर्टी की बात हो रही है, गरीबी की, और एक जगह जहाँ पे पूरा फलता फूलता चीज है, तो क्या इसकी बात हो रही है? फ्रीडम वर्सेस स्लेवरी, आजादी और गुलामी की बात हो रही है। वॉर और पीस, युद्ध और शांति की बात हो रही है। ओल्ड और यंग, बूढ़ा और जवान की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जगह पॉवर्टी है और एक जगह प्रोस्पेरिटी है। यहाँ पे पॉवर्टी वर्सेस प्रोस्पेरिटी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड मीन हियर? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने ही लैंड पर, अपने ही जमीन पर हम पराये हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर फोर्स्ड रीलोकेशन अब्रॉड, फीलिंग एलियनेटेड विद इन हिज ओन कंट्री, लीगल सिटीजनशिप रिवोक्ड, वॉलंटरी इमिग्रेशन। क्या मजबूरन उनको कहीं और विदेश में भेज दिया गया है? इसका ये मतलब है कि पराया कर देना, कहीं भेज देना। फीलिंग एलियनेटेड विद इन हिज ओन कंट्री, अपने ही देश में दुश्मन जैसा या पराया कर देना, अपने जैसा नहीं समझना, क्या वैसा यहाँ पर महसूस होता है? निग्रो का ये कहना है। लीगल सिटीजनशिप रिवोक्ड, जो कानूनी जो अधिकार है, जो नागरिकता मिली हुई है, उसको हटा लिया गया है, क्या इसका ये मतलब है? वॉलंटरी इमिग्रेशन, अपनी इच्छा से देश को छोड़ देना, क्या ये इसका मतलब है? तो राइट आंसर हो जाएगा फीलिंग एलियनेटेड विद इन हिज ओन कंट्री, अपने ही देश में हमको ऐसा लगता है कि हम इनके दुश्मन हैं या हम इनके अपने नहीं हैं, क्योंकि इसी देश में जो चीज भी है सब कोई मिलजुल के कर रहा है, लेकिन हम लोगों को अलग कर दिया गया है, निग्रो को अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे यही है कि एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड, हम अपने ही जमीन में क्या हो गए हैं? एक्साइल हो गए हैं, पराये हो गए। What is the purpose of coming here today according to the sentence? ये जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब है? So we have come here today to dramatize an appealing condition. यहाँ पे जो हम आए हैं, क्यों आए हैं? सेंटेंस के हिसाब से इसका क्या उद्देश्य है? हमारे आने का यहाँ पे क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, टू सेलिब्रेट ए विक्ट्री, टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन, टू साइन ए ट्रीटी, डी टू होल्ड ए परेड। तो क्या कोई जीत हुई है उसकी खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं? टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन, जो खराब बिल्कुल स्थिति है उसको ड्रामेटाइज करने के लिए आए हैं, लोगों को दिखाने के लिए आए हैं, सबको समझाने के लिए आए हैं। टू साइन ए ट्रीटी, कोई सहमति नामा है उस पर साइन करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। टू होल्ड ए परेड, कोई परेड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारी जो निग्रो की बुरी स्थिति है
उसको हम ड्रामेटाइज कर पाए, उसको हम लोगों को दिखा पाए, उसका चित्रण करवा पाए कि हमारे देश में, हमारा ही देश है, हम भी इसमें योगदान कर सकते हैं अच्छे अच्छे कामों के लिए, लेकिन हमें वो अधिकार नहीं दिया जाता है। इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा टू ड्रामेटाइज एन अपेलिंग कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज डिफॉल्टेड ऑन दिस promissory note mean in context? Option A, kept a promise, failed to keep promises to citizens of color, wrote a bank check, started a new program. What does defaulted on this promissory note mean in context? कह रहे हैं कि ये जो लाइन लिखा हुआ है डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट, इसके किस संदर्भ में ये बात कही गई है? क्या ये कहा गया है कि ये प्रॉमिस जो किया गया था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन में, उस वादा को इन लोगों ने निभाया है? फेल्ड टू कीप प्रोमिसेस टू सिटीजन्स ऑफ कलर, जो यहाँ के नागरिक हैं जिनका रंग जो है वो काला है या रंग के आधार पे जो भेद होता है, उनके साथ जो प्रॉमिस की गई थी वो फेल हो चुका है। रोड ए बैंक चेक, एक बैंक चेक लिखा गया है। स्टार्टेड ए न्यू प्रोग्राम, एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है। क्या मतलब है इसका, किस संदर्भ में बात हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेल्ड टू कीप प्रॉमिसेस टू सिटीजन ऑफ कलर। वो फेल हो गए हैं जो प्रॉमिस किए थे सिटीजन्स ऑफ कलर, जो वहां पे नागरिक थे जिनके साथ रंग भेद होता था। What metaphor does the speaker use to describe America's failure? कह रहे हैं कि कौन सा मेटाफर, कौन सा रूपक अलंकार, आप लोग को अभी मैंने बताया कि इस स्पीच में फिगर ऑफ स्पीच का खूब यूज हो रखा है। तो यहाँ पर अमेरिका फेल हो चुका है। जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे अब्राहम लिंकन ने साइन किया था, तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि अमेरिका फेल हो गया है, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका फेल हो गया है नहीं उन्होंने बोला है। उन्होंने उसके जगह पर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, एक मेटाफर का यूज किया है। तो वो कौन सा है? ए सिंकिंग शिप, ए बैड चेक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, ए ब्रोकन क्लॉक, ए लॉक्ड गेट। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो अमेरिका जो फेल हुआ है उसके लिए क्या कहा है कि ये अमेरिका एक डूबता हुआ जहाज है? क्या ये कहा है कि अमेरिका ने जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है वो एक बैड चेक दे दिया है जिसपे इनसफिशिएंट फंड है, जितना पैसा होना चाहिए था उतना नहीं है? बैड चेक का क्या मतलब होता है? बैड चेक का मतलब होता है जैसे मान लो कि आपको किसी से 5 लाख रुपया लेना था, उसने चेक काट के दे दिया, बैंक गए, पता चला उसके बैंक में तो पैसा ही नहीं है, तो उसने आपको मूर्ख बनाया। इसी को बोलते हैं बैड चेक। तो ये क्या अमेरिका जो फेल कह रहे हैं, क्या ये इसके लिए ये मेटाफर इन्होंने यूज किया था कि अमेरिका जो है एक बैड चेक हमें दे दिया है जिसमें इनसफिशिएंट फंड है? ए ब्रोकन क्लॉक, एक टूटा हुआ घड़ी मेटाफर का यूज किया है इसके लिए। ए लॉक्ड गेट, एक गेट बंद, एक बंद हुआ गेट, एक गेट है जो कि बंद है। तो क्या होगा इसके लिए, क्या मेटाफर यूज हो रखा है अमेरिका फेलियर के लिए? तो ए बैड चेक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। What does the speaker refuse to believe? जो स्पीकर हैं किस चीज को विश्वास करने से मना कर रहे हैं? ऑप्शन ए, that justice is dead or bankrupt, that banks will close, that laws are unchangeable, that the government is perfect. वो क्या जो हैं विश्वास करने से मना कर रहे हैं? क्या वो ये विश्वास करने से मना कर रहे हैं कि जो जस्टिस है अभी मरा नहीं है, अभी वो दिवाला नहीं हुआ है? That banks will close, क्या वो ये विश्वास करने से मना कर रहे हैं कि जो बैंक है वो बंद हो जाएगा? That laws are unchangeable, क्या वो ये विश्वास करने से मना कर रहे हैं
कि जो लॉ है वो कभी बदल नहीं सकता है। दैट द गवर्नमेंट इज परफेक्ट, क्या ये मानने से मना कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ये विश्वास कभी नहीं कर सकते हैं कि जो जस्टिस है वो मर गया है, न्याय हमेशा जिंदा रहता है, बस एक कोशिश की गुजारिश होती है, एक कोशिश की चाह रहती है कि एटलीस्ट कोशिश तो करें। तो समाज में कोशिश नहीं हो रहा था, अमेरिका में ट्राई ही लोग नहीं कर रहे थे कि निग्रो को जस्टिस मिले, बट इनको ये विश्वास था कि जस्टिस कभी मर नहीं सकता है, कभी बैंक करप्ट नहीं हो सकता है। What is the speaker's view of the nation's vault of opportunities? Vaults of opportunities का क्या मतलब है? They are empty and closed. They contain insufficient funds. They hold opportunities and are not empty. They are reserved for only one group. तो vaults of opportunity मतलब अवसर, और vaults मतलब जो आप तिजोरी वगैरह रखते हो, बहुत सारे कंटेनर रखते हो, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अवसर के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, इसका मतलब क्या है, जो उन्होंने वर्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी यूज किया है यहाँ पर फ्रेज का, इसका क्या मतलब है? दे आर एम्प्टी एंड क्लोज्ड, कि जो अपॉर्चुनिटी है जो वो क्या है, खाली है। जो अमेरिका का जो देश है वहां पर अवसर निग्रो के लिए है ही नहीं, बिल्कुल खाली है, बंद है, इसका ये मतलब है। दे कंटेन इनसफिशिएंट फंड, जो वॉल्ट है वो क्या है, इनसफिशिएंट फंड, उनके पास पैसा नहीं है। दे होल्ड अपॉर्चुनिटीज एंड आर नॉट एम्प्टी, जो वॉल्ट है, जो भारत, जो अमेरिका का जो वॉल्ट है, अमेरिका का जो क्षेत्र है, अमेरिका के पास जो क्षमता है, क्या उसके पास अवसर नहीं है? They hold opportunities, उनके पास अवसर है और वो खाली नहीं है। वो क्या उनका व्यू था, क्या वो हमें बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि worlds of opportunities का क्या मतलब है यहाँ पर? They are reserved for only one group, जो अवसर है किसी एक आदमी के लिए ही है रिजर्व, एक समूह के लिए रिजर्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा they hold opportunities and are not empty. Worlds of opportunity, कह रहे हैं कि what is the speaker's view of the nations, कह रहे हैं कि जो देश का जो वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो क्या हो चुका है, क्या खाली हो चुका है? जैसे मान लो कि मैं एक कह रहा हूं कि जो मेरे पास बक्सा है, किस चीज का बक्सा, वो बक्सा जिसमें मैं अवसर रखता हूं, अधिकार का अवसर, पढ़ाई का अवसर, अपने मर्जी से जीवन जीने का अवसर। तो ये जो बॉक्स है ये क्या खाली हो चुका है देश का? क्या वो उसमें पैसा ही नहीं, इनसफिशिएंट फंड है? क्या उसके पास अवसर है और वो खाली नहीं है? तो हाँ, अमेरिका का जो बक्सा है अवसर वाला, वो अवसर है उसके पास और वो खाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, what do they hope to obtain by cashing this check? Cashing this check, जो चेक दिया गया था, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को यहाँ पे चेक कह रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रहा है, एक ये चेक है ये। तो इस चेक से, जैसे बैंक में चेक आप ले जाओगे तो पैसा मिलेगा, तो ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन वाला जो चेक है, इसमें कैश के रूप में क्या मिलेगा? Wealth only, political office, the riches of freedom and the security of justice, temporary relief. क्या धन मिलेगा? क्या पॉलिटिकल ऑफिस मिलेगा, मतलब राजनीति के लिए ऑफिस मिलेगा? The riches of freedom, आजादी मिलेगी और न्याय मिलेगा। टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, कुछ क्षण के लिए शांति मिलेगी। तो राइट आंसर क्या होगा? द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है, अगर हम उसको चेक मानते हैं तो कैश के रूप में हमें पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें आजादी और न्याय मिलेगा। पूरा फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रखा है। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच के मदद से इस चैप्टर को नहीं समझोगे और टीचर नहीं समझा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा कांड कर रहे हैं वो लोग।
ये पूरा चैप्टर फिगर ऑफ स्पीच का है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाते हुए अगर फिगर ऑफ स्पीच का मदद नहीं लेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट फ्रेज एक्सप्रेसेस द इमीडिएट नीड फॉर एक्शन? ऑप्शन ए, एट योर लीजर, फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, इन ड्यू कोर्स, वन डे, मे बी। कह रहे हैं कि What phrase expresses the immediate need for action? कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा फ्रेज स्पीच में यूज हो रखा है जो ये बताता है कि हमें जरूरत है एक्शन में आने की, अपने काम में बहुत मतलब लेट नहीं करना है, हमें काम इमीडिएटली स्टार्ट करना है, अभी जस्ट स्टार्ट करना है, हमें शांत नहीं बैठना है। तो ऐसा कौन सा उन्होंने स्पीच में लाइन यूज किया था? तो उन्होंने यूज किया था फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, मतलब अर्जेंट है अब आप वेट नहीं कर सकते। तो इस लाइन से पता चलता है कि वो कहना चाहते थे क्या, द इमीडिएट नीड फॉर एक्शन। क्वेश्चन नंबर 35, which two approaches does the speaker warn against? कह रहे हैं कि कौन सा वो दो तरीका है जिसके विरुद्ध उन्होंने हमें वार्न किया था, चेतावनी दी थी कि ये चीज नहीं करना है। अर्जेंसी एंड एक्शन, हमें अर्जेंट वे में और एक्शन नहीं करना है, क्या ये उन्होंने हमें चेतावनी दी थी? कूलिंग ऑफ एंड ग्रेजुअलिज्म, हमें एकदम शांत रहना है और धीरे धीरे सब चीज हो जाएगा, क्या उन्होंने ये कहा था कि इसमें विश्वास मत करना? कहीं आप लोग ये सोचो कि धीरे धीरे सब चीज हो जाएगा, क्या उन्होंने इसके लिए उन्होंने वार्न किया था? यूनिटी एंड कोऑपरेशन, क्या उन्होंने इसलिए कहा था, ये चेतावनी दी थी कि हमें एकता और साथ में नहीं रहना है, क्या इसकी चेतावनी दी थी? प्रोटेस्ट एंड स्पीच मेकिंग, हमें प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमें विरोध नहीं करना है, हमें स्पीच नहीं बनाना है, क्या ऐसा उन्होंने कहा था? तो उन्होंने ये तीनों चीज तो कहा था कि हमें करना है, इसके लिए हमें वार्न कर रहे थे कि हमें शांति से बैठे नहीं रहना है, हमें ये नहीं सोचना है कि धीरे धीरे सब हो जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने वार्न किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कूलिंग ऑफ एंड ग्रेजुअलिज्म। व्हाट डज द सनलाइट पाथ रिप्रेजेंट? जो सनलाइट पाथ है, कि सूरज के प्रकाश ने रास्ता दिखाया, ये क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है? सेग्रीगेशन को, अलगाव को, रेशियल जस्टिस को, जो रेशियल जो न्याय होगा उसको, ए न्यू लॉ अनरिलेटेड टू रेस, एक नया नियम जो रेस से संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन डी, इकोनॉमिक डिक्लाइन, आर्थिक स्थिति जो है उसको गिरना। तो क्या ये रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रेशियल जस्टिस को, कि जो तो कहते हैं नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क, ये वो समय है जो अंधेरे से उठो, एंड डिसोलेट वैल्यू ऑफ सेग्रीगेशन टू द सनलाइट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। जो सूरज जो ये प्रकाश दिखा रहे हैं, रेशियल जस्टिस न्याय, जो भेदभाव हो रहा है, रंग भेद जो हो रहा है, उसके प्रति जो न्याय है उसको खत्म करने के जो रास्ता दिखा रहे हैं, वो ये रिप्रेजेंट करता है क्या? सनलाइट पाथ। क्वेश्चन नंबर 37, द क्विक सैंड्स एंड सॉलिड रॉक मेटाफर कॉन्ट्रास्ट। देखो फिर आ गया मेटाफर, आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर क्विक सैंड्स एंड सॉलिड रॉक क्या बताया जा रहा है, क्या मतलब है इसका? इंस्टेबिलिटी, रेशियल इनजस्टिस, स्टेबिलिटी, ब्रदरहुड। ऑप्शन बी, वाटर वर्सेस लैंड। ऑप्शन सी, वेल्थ वर्सेस प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी, पास्ट वर्सेस फ्यूचर विदाउट मोरल मीनिंग। तो क्विक सैंड्स आपको समझना होगा, मेटाफर को समझने के लिए वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। क्विक सैंड क्या होता है? बालू लो हाथ में, ठीक, कितना भी मुट्ठी बांध लो बालू रुक पाता है, कितना भी टाइट कर लो बालू नीचे गिर ही जाता है। सॉलिड रॉक, एकदम मजबूत पत्थर। तो ये कह रहे हैं कि यहां पर ये क्विक सैंड जैसा कौन सा है? क्या इंस्टेबिलिटी है,
जो रेशियल इनजस्टिस है, जो रेशियल इनजस्टिस है, जो रंग भेद पे जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, क्या वो एक बालू की तरह है? क्या वो समाज में उसको एक कितना भी उसको टाइट कर लो, क्या वो नीचे नहीं गिर जाएगा? वो जो अन्याय हो रहा है, क्या उसको खत्म नहीं किया जा सकता है? चाहे कितना भी राजनेता लोग, चाहे कितने भी लोग उसको दबाने की कोशिश करें, क्या जो रेशियल इनजस्टिस है एक क्विक सैंड की तरह नहीं हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है? क्या क्विक सैंड एक पानी की तरह है? क्या क्विक सैंड एक धन की तरह है? क्या क्विक सैंड एक पास्ट की तरह है? ऐसे ही सॉलिड रॉक क्या स्टेबिलिटी की बात करता है, भाईचारा एकदम मजबूत पत्थर की तरह, वो कभी नहीं टूट सकता है? क्या हमें एक ऐसा समाज नहीं बनाना चाहिए जहां पे एक सॉलिड रॉक की तरह ब्रदरहुड हो, भाईचारा हो? तो सॉलिड रॉक इसको दिखा रहा है, या लैंड को दिखा रहा है, या पॉवर्टी गरीबी को, या फ्यूचर विदाउट मोरल, भविष्य ऐसा हो जहां पे कुछ नैतिकता ना हो? तो यहाँ पर ये मेटाफर जो यूज हो रखा है क्विक सैंड के लिए, इंस्टेबिलिटी, रेशियल इनजस्टिस, जो कि ये बिल्कुल एक मुट्ठी में बालू की तरह है। मुट्ठी आप एक समाज मान लो, और जो इसके अंदर जो बालू है वो तुम्हारा अन्याय जो हो रहा है, रंग भेद जो हो रहा है उसकी तरह है। समाज चाहे उसको कितना भी टाइट कर ले, वो खत्म होना चाहिए, ऐसा है वो। और जो भाईचारा है एकदम मजबूत पत्थर की तरह, जो कभी कोई तोड़ ना सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट टू डेंजर्स डज द स्पीकर से would be fatal for the nation? Overlooking urgency and underestimating determination, investing in education and healthcare, expanding voting rights and schools, ऑप्शन डी overreacting and surrendering। कह रहे हैं कि जो what two dangers, कह रहे हैं कौन से वो दो खतरा की बात कर रहे हैं जो देश के लिए काफी क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, फटाल हो सकता है। दो चीजें क्या हैं? ओवरलुकिंग अर्जेंसी, जो अभी ये अर्जेंसी आ रखा है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो आ रखा है उसको ओवरलुक कर दें, उसको अनदेखा कर दें, अंडर एस्टिमेट कर दें। जो ये डिटर्मिनेशन, जो ये हिम्मत आई है, जो ये निष्ठा भाव आया है कि हम ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेंगे, क्या उसको कम आंकना, ये अगर दो चीज अगर कर लेते हैं तो क्या ये बड़ा ही खतरनाक है देश के लिए? इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जो शिक्षा पे और जो स्वास्थ्य पे पैसा अगर खर्च करें तो ये खतरा है देश के लिए। एक्सपेंडिंग वोटिंग राइट्स एंड स्कूल, जो वोट देने का अधिकार है और जो स्कूल है इसको बढ़ाया जाए, ये खतरा है देश के लिए। ओवर रिएक्टिंग एंड सरेंडरिंग, हम हद से ज्यादा किसी चीज की प्रतिक्रिया रखें या फिर हम हाथ खड़े कर दें, क्या ये खतरा है देश के लिए? तो देश के लिए खतरा क्या है कि हम जो अभी जो काम आ रखा है उसको हम अनदेखा कर दें, और जिन आदमियों के ऊपर, जिन समूह के ऊपर निष्ठा भाव आया है उसको हम कम अगर आंकते हैं तो क्या हो जाएगा? देश के लिए बड़ा ही खतरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इन द सीजनल मेटाफर what must follow the sweltering summer of discontent? discontent मतलब कि नाखुश होना, निराश होना। तो कह रहे हैं कि sweltering summer, दम तपते हुए जो गर्मी है, उसके लिए भी एक सीजनल मेटाफर का यूज हो रखा है, जो कि ये बताया गया है कि sweltering summer के बाद क्या आने वाला है। तो क्या आने वाला है उसके लिए क्या मेटाफर यूज हुआ है? Winter of despair, an invigorating autumn of freedom and equality, perpetual summer, a brief spring of change only। तो तपती हुई गर्मी के बाद, मतलब कि जो ये तपती हुई गर्मी मतलब क्या है? वहां पे बड़ा ही धूप हो रहा है, आदमी को गर्मी लग रही है, ये नहीं है। यहाँ पे मेटाफर यूज हो रखा है। स्वेल्टरिंग समर का मतलब जो वहां पर तकलीफ में लोग रह रहे हैं, जैसे गर्मी में आदमी तकलीफ में रहता है, तो जैसे तकलीफ में जैसे रह रहे हैं, स्वेल्टरिंग समर जैसा है।
तो हम उसमें कुछ काम करते हैं, उसमें कुछ ऐसा करते हैं कि लोग जो हैं वो क्या हो जाए, खुश हो जाएं, आरामदेह जीवन हो जाए। तो जैसे स्वेल्टरिंग समर दिया गया है तकलीफ के लिए, तो इसी के उल्टा के लिए क्या मेटाफर यूज हुआ है, क्या विंटर ऑफ डिस्पेयर यूज हो रखा है, एंड इनवाइगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी यूज हो रखा है, परपेचुअल समर यूज हो रखा है, ए ब्रीफ ऑफ स्प्रिंग ऑफ चेंज ओनली। तो राइट आंसर हो जाएगा एंड इनवाइगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द ईयर 1963? 1963 के साल को जो स्पीकर है हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने किस तरीके से वर्णन किया है? ये फाइनल विक्ट्री है, नॉट एन एंड बट ए बिगिनिंग, ए ईयर टू बी फॉरगॉटन, ऑप्शन डी ए ईयर ऑफ डिफीट। उन्होंने क्या कहा 1963 को कि ये फाइनल विक्ट्री है, एकदम इसके आगे कोई जीत ही नहीं है। नॉट एन एंड, इसका अंत नहीं है, मतलब कि 1963 जो है वो अंत नहीं है, अभी शुरुआत है। किस चीज की शुरुआत है? ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की। ए ईयर टू बी फॉरगॉटन, ये एक ऐसा साल है जिसको भूल जाना चाहिए। ए ईयर ऑफ डिफीट, एक ऐसा साल जिसमें हार हुई है, ये उस चीज का ईयर है। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉट एन एंड बट ए बिगिनिंग। 1963 जो है ये खत्म नहीं है, ये एक शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वार्निंग is given to those expecting the protests to end with blowing of steam? Option A, they will be satisfied, they will have a rude awakening if business returns to usual, the protests are symbolic only, option D, the matter will be forgotten। कह रहे हैं कि what warning is given, कौन सा वार्निंग, कौन सी चेतावनी दी जा रही है उन लोगों को, those expecting, जो ये आस लगाए बैठे हैं कि the protest to end with blowing of steam। कह रहे कि जो एक्सपेक्ट लगाए बैठे हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो दब जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्या वो लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे? चेतावनी क्या दी जा रही है कि सेटिस्फाइड हो जाएंगे, या दे विल हैव ए रूड अवेकनिंग इफ बिजनेस रिटर्न टू यूजुअल, या फिर समाज में बहुत ही खराब तरीके से हो जाएगा अगर फिर से जो भेदभाव जैसा सिचुएशन है वो आ जाएगा। ऑप्शन सी, द प्रोटेस्ट आर सिंबॉलिक ओनली, जो प्रोटेस्ट होगा, जो विरोध हो रहा है वो बस एकमात्र प्रतीक बनकर रह जाएगा। द मैटर विल बी फॉरगॉटन, जो मैटर है, जो अभी हमने आवाज उठाई है वो भूल जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दे विल हैव ए रूड अवेकनिंग इफ बिजनेस रिटर्न्स टू यूजुअल। ये किस बिजनेस की बात कर रहे हैं? वही जो अमेरिका में हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर आप अभी रुक गए तो फिर वही सिस्टम हो जाएगा जो होता रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इंटेंडेड मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस एज रिटन? इसका क्या मतलब है? निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, इसका क्या मतलब है? द निग्रो इज ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट, निग्रो को जो है वो नागरिकता का अधिकार दे दिया गया है। द निग्रो इज डिनाइड राइट फॉरएवर, जो निग्रो हैं उनका जो अधिकार है हमेशा के लिए छीन लिया गया है। द निग्रो सोल्ड हिज राइट, निग्रो जो है अपने अधिकार को बेच चुके हैं। द निग्रो रिनाउंस्ड सिटीजनशिप, जो निग्रो हैं वो सिटीजनशिप को त्याग चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, द निग्रो इज डिनाइड राइट फॉरएवर, निग्रो को हमेशा से ही जो उनका अधिकार है उनको क्या किया गया है? डिनाई किया गया है, मना किया गया है। तो यहाँ पे गलती से ही हो गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस व्हाट विल कंटिन्यू अंटिल जस्टिस कम्स? कह रहे हैं कि क्या ऐसा चीज है जो जारी रहेगा जब तक आजादी नहीं मिलेगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा? आजादी नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्वाइट स्पीचेस ओनली, सिर्फ स्पीच होगा।
ऑप्शन बी द वायरविंड ऑफ रिवोल्ट, मतलब जो विद्रोह है वो होता रहेगा। ऑप्शन सी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अलोन, जो आर्थिक जो प्रोस्पेरिटी हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रहा है वो होगा। साइलेंस एंड इनएक्शन, शांत रहेंगे और एक्शन में रहेंगे। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, द वाइल्ड विंड ऑफ रिवोल्ट। हमेशा विद्रोह होता रहेगा तब तक जब तक हमें न्याय नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 44, टू whom is the speaker addressing this remark? किसको ये एड्रेस कर रहे हैं, किसके सामने ये स्पीच दे रहे हैं? फॉरेन लीडर्स को, his people standing on the threshold of justice, bankers and merchants, the press only. किसको कह रहे हैं ये? विदेशी में जो नेता लोग हैं उनको, वो अपने लोगों को जो खड़े हैं थ्रेशोल्ड ऑफ जस्टिस, बिल्कुल न्याय के, जहां पे अन्याय से अन्याय खत्म होगा और न्याय मिलेगा, उस जगह पे वो लोग खड़े हैं। क्या उनको ये कह रहे हैं? बैंकर्स एंड मर्चेंट, जो बैंक के हैं, जो व्यापारी हैं, उनको ये कह रहे हैं? सिर्फ न्यूज़पेपर वाले को कह रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो उन लोगों को कह रहे हैं जो बिल्कुल अन्याय खत्म होकर न्याय की शुरुआत होती है, उस जगह पे जो खड़े हैं उन लोगों को ये कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डज द स्पीकर इंसिस्ट दे मस्ट अवॉइड व्हाइल सीकिंग राइट? कह रहे हैं कि किस चीज पे उन्होंने जोर दिया है कि जब तक हम ये ढूंढ रहे हैं अधिकार को, हमें किस चीज को अवॉइड करना है, किस चीज को नहीं करना है। क्या हमें शांतिपूर्वक असेंबली नहीं करनी है? क्या हमें गलत काम नहीं करना है? क्या हमें वोटिंग नहीं करना है? क्या हमें ऑप्शन डी लीगल एक्शन, क्या हमें कानूनी तरीके से कुछ कार्रवाई नहीं करनी है? तो हमें क्या नहीं करना है? रॉन्गफुल डीड्स नहीं करना है, जैसे कोई हिंसा नहीं करना है, हमें अहिंसा के रास्ते पे चलना है, उनका ये कहना था। राइट आंसर हो जाएगा रॉन्गफुल डीड्स। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट मस्ट दे अवॉइड यूजिंग टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट ऑफ फ्रीडम? जो ये प्यास है, आजादी की प्यास, इसको संतुष्ट करने के लिए किस चीज के लिए वो मना कर रहे हैं? ऑप्शन ए एजुकेशन एंड वोटिंग, ऑप्शन बी बिटरनेस एंड हेट्रेड, ऑप्शन सी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ऑप्शन डी लीगल पेटिशंस। तो वो कह रहे थे कि हमें क्या अवॉइड करना है? बिटरनेस और हेट्रेड, हमें कड़वाहट और नफरत की भावना नहीं रखनी है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑन व्हाट प्लेन शुड द स्ट्रगल बी कंडक्टेड? कह रहे हैं कि जो संघर्ष है हमारा किस धरातल पे होना चाहिए? डिग्निटी एंड डिसिप्लिन पे, गरिमा पूर्वक और शिष्टाचार पूर्वक? हिंसा करना चाहिए? एकदम गुप्त तरीके से और डर के करना चाहिए? एकदम उदासीनता वाले भाव से और देरी करके करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा कि हमें गरिमा पूर्वक और शिष्टाचार को देखते हुए हमें अपने संघर्ष को करना है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज द स्पीकर वार्न द मूवमेंट अगेंस्ट? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए बिकमिंग वायलेंट, ऑर्गेनाइजिंग मार्चेस, मेकिंग स्पीचेस, सीकिंग अलाइज। कह रहे हैं कि जो स्पीकर है वो किस चीज की चेतावनी दे रहे हैं कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं ये हमें नहीं करना है। क्या कह रहे हैं, क्या नहीं करना है? तो हमें हिंसक नहीं होना है, क्योंकि पता है इनको कि काले लोग जो हैं बड़े कमजोर हैं यहाँ पर। अगर आवाज उठाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। आवाज उठाते हैं गड़बड़ नहीं होगा, आवाज उठाते हैं और हिंसा करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। हिंसा पे उतर गए अगर तो हमें आराम से हमारा जो प्रोटेस्ट है वो दब जाएगा। उनको पता था, तो इनका ये कहना था कि हम अहिंसा का सहारा लेके इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए कि ये सही है, जो आप लोग करते हैं वो गलत है। एक बार समझ आ जाएगा तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। इसी लोग कहते हैं कि हिंसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द मेंट बाय सोल फोर्स? ये जो आत्मा का जो बल है इसका क्या मतलब है? फिजिकल रिटेलिएशन, मोरल नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, पॉलिटिकल ब्राइवरी या इकोनॉमिक
बायकॉट ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरल नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, कि हम एकदम नैतिकता वाले भाव से और अहिंसा के तरीके से रेसिस्टेंस करना है, उसका प्रतिरोध करना है, उसके लिए हमें विरोध वाला जो भाव है वो रखना है, अहिंसा तरीके से, ना कि हमें हिंसा करना है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट रियलाइजेशन हैव मेनी व्हाइट allies reached according to this sentence? Their destiny and freedom are tied to the Negro community's destiny and freedom. They should remain neutral. They should oppose civil rights. They are unaffected by racial injustice. तो कह रहे हैं कि जो many white allies, जितने सफेद स्किन जिनका है, वो जो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उससे इनको क्या महसूस हुआ है? स्पीकर को, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ये महसूस हुआ है कि देयर डेस्टिनी एंड फ्रीडम आर टाइड टू द निग्रो कम्युनिटीज डेस्टिनी एंड फ्रीडम, की जो उनका जो डेस्टिनी है, उनका जो भविष्य है, एक अच्छा भविष्य जो है, फ्रीडम आर टाइड टू द डेस्टिनी या आजादी कहो, वो बंधी हुई है किससे? निग्रो कम्युनिटीज डेस्टिनी एंड फ्रीडम से। निग्रो का जो समुदाय है, उनका जो भविष्य है और जो उनकी आजादी है, उन्हीं से इनका भी जुड़ा हुआ है। ये व्हाइट अलाइज, जो सफेद लोग हमारे ये बीच में आ रखे हैं और हमारे स्पीच को सुन रहे हैं, इसका यही मतलब है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट डज द सेंटेंस वी कैन नॉट वॉक अलोन मीन? हम अकेले नहीं टहल सकते हैं, इसका क्या मतलब है? That the struggle must be individual, unity and mutual support are essential, travel is forbidden, everyone should act separately. जो संघर्ष है वो अकेले करना चाहिए, इसका ये मतलब है। यूनिटी एंड म्यूचुअल सपोर्ट आर एसेंशियल, एकता और आपस में जो एक दूसरे का साथ है वो जरूरी है, वो इसका मतलब है। ट्रैवल इज फॉरबिडन, जो यात्रा है वो मना है। Everyone should act separately, सभी को अलग से अपना अलग अलग जो है एक्ट करना चाहिए, अलग अलग अपने तरीके से करना, इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एकता और एक दूसरे के साथ में होना जरूरी है। इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग अकेले नहीं टहल सकते हैं, हम अपने साथ जो सफेद कलर के जो लोग हैं उनको भी साथ में लेकर लोगों को समझाना है कि हम सभी लोग एक बराबर हैं, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनिटी एंड म्यूचुअल सपोर्ट आर एसेंशियल। फाइनली, कितना लंबा लेक्चर था और देते वक्त मैं सोच रहा था कि कब खत्म होगा, और फाइनली हो गया। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने देखा। अगर ज़्यादा स्लो लगता होगा तो आप लोग थोड़ा स्पीड को बढ़ा दिया करो, मुझे समझाना है। समझाते वक्त पूरा मुझे जो माइंड जो आंसर देता है और प्लस कैमरे को फेस करना है। सामने क्लास की बात अलग होती है, कैमरे के सामने होकर बोलना एक अलग बात होती है। तो इसीलिए थॉट को आना और डिलीवर करने में माइंड तो समय लेगा ही। आपको अगर स्लो लगता है तो स्पीड को बढ़ा दिया करो, ठीक है? तो मिलते हैं कल पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।